हेलो दोस्तों, आज हम लोग AKTU का एक पेपर सॉल्व करेंगे सेक्शन ए और बी इस वीडियो में, और इसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। यानी पार्ट 1 में सेक्शन ए और बी तथा पार्ट 2 में सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो पेपर कोड है BAS 203 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का पूछा गया है। ये 2022-23 का पेपर है, ये 2022-23 का। ठीक है, तो देखिए इस पेपर में, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी करने वाले हैं। ठीक है, चाहे तो आप सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करिए, और उसके बाद देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर गलत किए हैं, उनको सही कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, देखिए सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख लीजिए इनको। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन अपने आप लगाइए एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन सेक्शन ए में हो गए। उसके बाद फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन देखिए, 7 पार्ट सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट थे सेक्शन ए में, जो सभी करने थे, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, इनमें से 3 करना होता है। लेकिन अब आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हल करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2A 2B और क्वेश्चन नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 2D और क्वेश्चन नंबर 2E, ये 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चाहे तो क्वेश्चन देख लीजिए सेक्शन सी के। सेक्शन सी में 3AB के क्वेश्चन हो गए, 3AB। क्वेश्चन नंबर 4AB आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 4A। क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5AB और क्वेश्चन नंबर 6AB, क्वेश्चन नंबर 6AB हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 पार्ट ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट पेपर है। अब हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए और बी का कवर करेंगे पार्ट 1 में, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी, उसमें हम लोग सेक्शन सी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व D3 - 2D² - 3D इंटू वाई दिस इक्वल टू e⁻x। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन हो गई। इसकी सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? इतने पार्ट में d की जगह m रख लो और 0 के इक्वल कर लो, तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? m³ + 2m² - 2m = 0। और इसके रूट्स निकाल लो, इसके फैक्टर करके रूट्स निकाल लीजिए। तो m कॉमन हो गया, m² + 2m - 3। ठीक है, m और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? m + 3 m - 1 फैक्टर हो गए। उसके बाद m की वैल्यू क्या हो गई? 0 1 और -3। देखिए तीनों रूट क्या है? रियल नंबर है, i के टर्म में नहीं है। तो रियल और क्या है? डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो फार्मूला क्या होता है? अगर रूट सारे रियल और डिस्टिंक्ट हों तो फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए 4 रूट्स हैं और सभी रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x + C3 e⁻m3x + C4 e⁻m4x, ये फार्मूला है CF का। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है? m1 m2 m3 में से कोई मान सकते हैं, किसी को भी m1 m2 m3 इनमें से मान सकते हैं। तो देखिए इसको अगर m1 माना तो C1 e⁻0x, तो e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब CF + C2 e⁻m1x m2x, तो ये 1x + C3 e⁻−3x, ये हो गया CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा? PI कैसे निकालते हैं? दिस PI ये हो जाएगा 1/FD × fx, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 1/d वाले टर्म इंटू जो राइट साइड में लिखा होता है fx, ये हो गया। एक्सपोनेंशियल का रूल क्या होता है कि e⁻ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1 मतलब 1 यहाँ पर रखना है, d की जगह a रख देना है। a की वैल्यू 1 है तो d की जगह 1 रख लो। अगर 0 नहीं होता है तो यही आंसर हो जाएगा और यही PI हो जाएगा। और अगर 0 होता है तो x से मल्टीप्लाई
करेंगे और इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रख के देखिए, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो डी की जगह ए रख लो, है ना। ई पावर ए एक्स से कंपेयर करेंगे तो डी की जगह ए, तो 1 का क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 0 आ गया। तो देखिए डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो हमने बताया जब डिनोमिनेटर 0 होता है किसी का भी तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और d के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो x से मल्टीप्लाई, ये इधर ही रहेगा, इधर नहीं होगा x से, इधर ये ऑपरेटर से फ्री होगा ये, है ना। तो x से मल्टीप्लाई किया और इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 ई पावर x। अब फिर वही काम करो, d की जगह क्या रख लेना है 1, तो d की जगह 1 रखोगे, यहाँ a की वैल्यू 1 है तो d की जगह 1 रख लो, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 माइनस 3। इस बार देखिए 0 नहीं हुआ तो बस हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा x इंटू ई पावर x अपान 4, यही आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंशियल में क्या रूल होता है कि d की जगह a रख लेते हैं, d की जगह a रख लेते हैं ई पावर x से कंपेयर करके, अगर डिनोमिनेटर 0 तो x से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर फिर भी 0 हो जाए, x से मल्टीप्लाई d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर अगर 0 हो जाए तो अगेन x से मल्टीप्लाई d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एफ ए डी की जगह a रखने पर ये 0 ना हो, ठीक है, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन क्या हुआ, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 बी है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ ई पावर ए टी, यहाँ ई पावर ए टी इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ई पावर ए टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। अगर एफ टी है तो ये एफ एस है, लेकिन यहाँ ई पावर ए टी से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये एफ एस माइनस ए। कहा था कि एक एग्जाम्पल लेके समझाइए, तो हमने मान लिया कि एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी सपोज कह लिया, ठीक है। कुछ भी आप ले लीजिए, एफ टी इज इक्वल टू टी, मतलब कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। तो हम एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस ए टी ले लिया, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस ए टी, कॉस एल ऑफ कॉस ए टी। कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वैल्यू एफ एस हो गई है ना, क्योंकि एल ऑफ एफ टी को ही हम लोग एफ एस बोलते हैं, तो एफ एस तो ये हो गया। अब ई पावर टी इंटू कॉस टी की वैल्यू निकालनी है, तो ई पावर टी इंटू कॉस टी मतलब एफ टी है ना, तो ये फार्मूला क्या हो जाता है एफ एस माइनस ए। फार्मूला क्या होता है, देखिए एफ टी को आपने कॉस टी माना है तो ई पावर टी इंटू एफ टी, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा एफ एस माइनस ए, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, ए टी है तो यहाँ एस माइनस ए हुआ, यहाँ टी है तो इसका मतलब हो जाएगा ये एस माइनस 1 है ना, सॉरी एस माइनस 1 होगा, ये कितना हो जाएगा एस माइनस 1 है ना, एस माइनस 1 हो गया। तो एफ एस माइनस 1, तो एफ एस की वैल्यू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एफ एस माइनस 1 कितना हो जाएगा, एस की जगह एस माइनस 1 रख लो, एस की जगह एस माइनस 1, तो एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक एग्जाम्पल के साथ हो गया। एग्जाम्पल आप कोई दूसरा भी लेके दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1C, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस यू एन वेयर यू एन इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एन, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए कन्वर्जेंस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस दिखाने के लिए अगर हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन ले लें और ये फाइनाइट और यूनिक नंबर आ जाता है तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा एक तरीका और है कन्वर्जेंस दिखाने के लिए कि मोनोटोनिक सीक्वेंस दिखा दें, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाएं और उसके बाद ये दिखा दें कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है दोनों एंड से। तो बाउंडेड और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर ये दिखाएं दोनों चीज़ तब वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक वो रास्ता है। दूसरा ये है कि हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट यू एन इसकी वैल्यू फाइनाइट दिखा दें तो ये ये हो जाएगा कन्वर्जेंट और ये जो वैल्यू आएगी उसी पर कन्वर्ज कर रही होगी। तो यही छोटा हम लोग यही कर लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट साइन यू एन की वैल्यू है साइन 1 अपान एन। साइन 1 अपान एन को ओपन कर लेगा तो 1 अपान एन माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपान एन का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, एन की वैल्यू इन्फिनिट रख लो तो 1 अपान इन्फिनिट 0 होता है, 1 अपान इन्फिनिट का होल क्यूब है ना, ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। सो दिस इक्वल टू 0। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट यू एन इक्वल टू 0। ये क्या हुआ फाइनाइट यूनिक नंबर, ये क्या हो गया फाइनाइट यूनिक नंबर,
यूनिक होना चाहिए। फाइनाइट तो ठीक है, लेकिन यूनिक नंबर भी होना चाहिए, मतलब एक ही रहे ये, है ना, यूनिक नंबर, फाइनाइट यूनिक नंबर। इसलिए ये UN सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू, किस पर कन्वर्ज करेगा, इसी ये इसी पर कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू 0, ठीक है, कन्वर्जेस टू 0। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1D। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 1C था, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस दिस, है ना, सीक्वेंस पूछा था। अगर यहीं सीरीज पूछ लेता, क्वेश्चन में सीरीज पूछ लेता तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और फिर वहाँ ये मिडिल ब्रैकेट के बजाय सिग्मा लगा होता। तो डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा UN वेयर UN इक्वल टू sin 1/n। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखिए यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ सीरीज है, तो इसको देखिए ये क्या आता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो इसमें क्या करेंगे, सिग्मा UN इज इक्वल टू, देखिए सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखाने के लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, मतलब UN/V, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट UN/VN। अगर ये फाइनाइट यूनिक नंबर आ जाता है तो UN और VN दोनों ही सेम नेचर की सीक्वेंस हो जाती हैं, और फिर P सीरीज टेस्ट से सिग्मा VN चेक कर लेते हैं, या फिर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से देख लेंगे। तो UN इक्वल टू sin 1/n है, और UN को sin 1/n का एक्सपेंशन कर लीजिए, तो 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n का होल क्यूब स्टार्ट 1/n सब में कॉमन आ गया, तो हो गया 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, एक पावर इससे कम हो जाएगी, तो 1/n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 4 डॉट डॉट। अब देखिए इस टर्म को, ये n की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर ये तो आपका फाइनाइट नंबर आएगा, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम लोग VN मान लेते हैं। सो लेट VN इज इक्वल टू 1/n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट UN/VN इज इक्वल टू UN/VN करेंगे, ये UN की वैल्यू है, तो UN/VN करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही वाला बचेगा आपका। तो कितना हुआ, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है। n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही ये सब आगे 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। सो 1 ये क्या है, फाइनाइट यूनिक नंबर आ गया, फाइनाइट यूनिक नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर, है ना। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर होना चाहिए। तो है ये नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर। तो अगर ऐसा है तो दोनों सीरीज सेम नेचर की होंगी, सिग्मा UN एंड सिग्मा VN आर एलाइक, दैट मीन्स आइदर बोथ कन्वर्जेंट आर बोथ डाइवर्जेंट। बट सिग्मा VN इज इक्वल टू 1/n इज डाइवर्जेंट एज P इज इक्वल टू 1। देखिए P सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि सिग्मा 1/n की पावर P सीरीज टेस्ट से, तो अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, कन्वर्जेंट, और P इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ P को देखो, P की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या था, P की वैल्यू सिग्मा 1/n, n की पावर P से कंपेयर करो तो P की वैल्यू 1, तो P इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट, है ना, P इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो सिग्मा VN डाइवर्जेंट, यहाँ आपने कहा कि दोनों का नेचर सेम होगा, तो अगर VN डाइवर्जेंट है इसका मतलब UN डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट सीरीज, इसका मतलब गिवन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, है ना, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो देखिए यहाँ पर जब सीक्वेंस था तो वो कन्वर्जेंट आ गया था, लेकिन ये यहाँ सीरीज आ गया सेम UN पर, जब सीरीज आ गया तो ये डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस तरीके से क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर सीक्वेंस के बजाय सीरीज कर देते हैं अगले, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर D देखिए, D part, so that the function fz इक्वल टू mod of z होल स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। ये दिखाना है कि ओरिजिन पर ये एनालिटिक नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिए, हम लोग w इज इक्वल टू fz इक्वल टू u प्लस IV होता है, ये कहीं भी लिखना होगा, इसको लिखिए, और fz की वैल्यू क्या दे रखें, mod of z का होल स्क्वायर, z की वैल्यू क्या होता है, ये हमेशा x प्लस IY, z इज एनी पॉइंट होता है तो इसकी वैल्यू होती है x प्लस IY। तो mod ऑफ z इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ mod ऑफ z का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो u प्लस IV किसके बराबर आ गया, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस i इंटू 0 लिख सकते हैं, है ना, ये तो 0 ही है। तो fz इक्वल टू फाइनली ये
एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग यू और वी की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। तो यू इज इक्वल टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू 0। इनका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y, वी इक्वल टू 0 है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स 0, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। सी आर इक्वेशन क्या होते हैं, काची रीमान इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है नहीं, केवल ओरिजिन पर है। अगर एक्स इक्वल एक्स वाई 0 0 कर लें तब तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी केवल और केवल ओरिजिन पर होगा। लेकिन ओरिजिन के नेबरहुड अगर कोई पॉइंट है, ओरिजिन के नेबरहुड अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो सिर्फ ओरिजिन पर जो है ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसके नेबरहुड में, नेबरहुड के किसी पॉइंट पर, यानी जेड की वैल्यू अगर कोई भी स्मॉल वैल्यू भी ले लिया जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो केवल ओरिजिन पर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और उसके नेबरहुड में कहीं सेटिस्फाई नहीं करता है। अच्छा, एनालिटिक की कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक होगा अगर उसके किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए है कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक हो, है ना। इस पर एनालिटिक दिखाने के लिए कंडीशन क्या है कि सी आर इस पर वो डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड के पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। उसका एक नेबरहुड खींच ले तो कम से कम नेबरहुड के एक पॉइंट पर और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी आर इक्वेशन केवल इसी पर सेटिस्फाई है, केवल सी आर इक्वेशन इसी पर सेटिस्फाई है। इसका मतलब हुआ कि उसके नेबरहुड पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। तो एनालिटिक के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके नेबरहुड के भी एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, इसका अगर एक नेबरहुड, छोटा सा नेबरहुड खींचे, कम से कम नेबरहुड तभी कहलाएगा जब कम से कम एक पॉइंट हो उसके आसपास के। ठीक है, तो एक पॉइंट पर भी अगर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता तब इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ओनली एट ओरिजिन, केवल ओरिजिन पर है बट नॉट इट्स नेबरहुड, इसके नेबरहुड पर सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट इन जेड प्लेन, है ना, क्योंकि केवल और केवल ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है और उसके और किसी पॉइंट पर तो सेटिस्फाई है नहीं। एनालिटिक के लिए शर्त है कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जहाँ भी एनालिटिक होगा उस पॉइंट पर सी आर इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो केवल ओरिजिन पर ही सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, केवल ओरिजिन पर। इसका मतलब बाकी सारे पॉइंट पर तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं है। इसका मतलब बाकी सारे किसी भी पॉइंट पर, बाकी किसी भी पॉइंट पर, ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। लेकिन ओरिजिन पर भी एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ओरिजिन और उसके नेबरहुड के एक पॉइंट पर भी अगर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता तो ओरिजिन पर वो एनालिटिक हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन पर एनालिटिक दिखाने के लिए ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो और उसके नेबरहुड में भी कम से कम एक पॉइंट पर वो जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइज वनली एट ओरिजिन बट नॉट इट्स नेबरहुड, इसके नेबरहुड में सेटिस्फाई नहीं करता है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट इन जेड प्लेन, जेड प्लेन के किसी भी पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन के नेबरहुड, ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि एफ जेड जो है अगर ओरिजिन के अलावा एक पॉइंट पर और सेटिस्फाई कर जाता उसके नेबरहुड में, तो ओरिजिन पे तो एनालिटिक हो जाता, लेकिन ओरिजिन के नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन भी एनालिटिक नहीं है। ठीक है, बाकी में तो ओरिजिन के अलावा बाकी किसी पॉइंट पर तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है ही नहीं है। इसका मतलब वहाँ तो एनालिटिक होगा ही नहीं, वहाँ तो एनालिटिक होगा नहीं। बात ओरिजिन की आई थी, तो ओरिजिन के अगर एक नेबरहुड पर भी, ओरिजिन के नेबरहुड पर भी एक पॉइंट पर भी सेटिस्फाई कर जाता सी आर इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो एनालिटिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट इन जेड प्लेन के किसी भी पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन पे भी नहीं है। सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप इसको याद रखिएगा कि मॉड ऑफ एफ जेड होल स्क्वायर ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होता है ना, ये किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है।
ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखिए, क्लासीफाई द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल टू ई पावर 1/z अपॉन जेड, है ना। तो जब भी इस तरीके का फंक्शन दिया हो तो तुरंत उसका एक्सपेंशन कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए जेड इक्वल टू 0 रखने पर, जेड इक्वल टू 0 रखने पर ये इन्फाइनाइट हो मतलब लग रहा है कि इन्फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इसका ज़रा एक्सपेंशन करके देखिए तो एफ जेड इक्वल टू ई पावर 1/z और अपॉन जेड, तो 1/z ई पावर जेड का एक्सपेंशन कर लो, 1 + 1/z + 1/z होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल स्टार्ट, ठीक है। अब 1/z से ब्रैकेट खोल दो तो 1/z इक्वल टू दिस, तो z इक्वल टू 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलरिटीज, है ना। z इक्वल टू 0 इज एन कैसी सिंगुलरिटी है, ठीक है। देखिए अगर ये अपान वाले टर्म्स में ये z की वैल्यू कहाँ तक जाती है, इन्फाइनाइट तक, 1/z 1/z स्क्वायर 1/z क्यूब डॉट इन्फाइनाइट तक चला जाए तो वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटीज। और अगर ये मान लीजिए केवल ये आगे टर्म ना होते, केवल इतना ही हो जाते, तो ये z इक्वल टू 0 पोल था 2 ऑर्डर का, यहाँ तक होता, इतने केवल होते तो पोल ऑफ ऑर्डर 3, और ये आगे ना होते केवल इतना ही हो जाता तो सिंपल पोल हो जाता है ना, सिंपल पोल। यानी अगर ये फाइनाइट नंबर इसमें रहते हैं तो पोल ऑफ ऑर्डर जितना जहाँ तक जाएगा उतना हो जाएगा, एक ही अगर केवल रहेगा तो वो सिंपल पोल कहलाएगा, और एक ये इन्फाइनाइट तक जाता है ना, 1/z, जेड अब न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में जेड चाहिए, ठीक है, तभी सिंगुलरिटी होगी। तो जेड इक्वल टू देखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू कैसा है, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटीज, इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटीज, ठीक। अगला पार्ट देखिए, एफ फाइंड द इनवर्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस इक्वल टू दिस। तो एफ एस इक्वल टू देखिए दे रखे हैं s² + 2s + 2, तो एल इनवर्स एफ एस निकालना है, तो एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस की वैल्यू रख लो, इसको ज़रा देख लीजिए, इसका होल स्क्वायर बना लो, यानी s + a का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं s + 1 का होल स्क्वायर + 1। अब देखिए s + 1 की जगह s अगर हो जाएगा तो e पावर -80 इंटू करना पड़ेगा, ये फार्मूला है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कि यल इनवर्स एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई पावर 80 इंटू यल इनवर्स एफ एस। देखिए s माइनस ए एफ एस में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ e पावर 80 इंटू करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखिए a की जगह -1 है तो e पावर -t इंटू आ जाएगा, एल इनवर्स s की जगह क्या हो जाएगा, s + 1 की जगह s हो जाएगा, यल इनवर्स 1/s² + 1, और ये किसका फार्मूला है, साइन t का, है ना। क्या फार्मूला होता है, सिंस एल ऑफ साइन t, एल ऑफ साइन ए टी क्या होता है, a/s² + a², a की वैल्यू 1 है, साइन टी a की वैल्यू 1 कर लो तो साइन टी इज इक्वल टू 1/s² + 1, एल उधर कर लो तो एल इनवर्स 1/s² + 1 की वैल्यू साइन टी हो जाएगी, तो ये साइन टी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जी, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z + 6/z + 7। तो इनवेरिएंट पॉइंट को हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट के लिए शर्त क्या है, fz इक्वल टू z कर दो, तो इससे जो z की वैल्यू निकलेगी दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो देखिए fz की वैल्यू दे रखे हैं, इसी को w इज इक्वल टू fz बोलते हैं, तो ये fz है दिया, तो fz की वैल्यू रख लो, तो fz इज इक्वल टू 2z + 6/z + 7 इक्वल टू z, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा z² + 7z इक्वल टू 2z + 6, इधर ले आइए इसको, तो z² + 5z - 6 इक्वल टू 0, फैक्टर z + 6 z - 1 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 1 एंड -6। ये क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट्स, चाहे इनवेरिएंट पॉइंट्स बोलो या फिक्स्ड पॉइंट्स बोलो, है ना, इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। एक होता है क्या, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, f' इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो f' इक्वल टू 0 करके इससे z की वैल्यू निकाल लो, इससे z की वैल्यू जो भी आएगी अल्फा बीटा, है ना, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो fz इक्वल टू z करने से क्या निकलता है, फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट, f' इक्वल टू 0 करने से क्या निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आपसे क्रिटिकल पॉइंट पूछ ले तो f' इक्वल टू 0 करके z की वैल्यू निकाल लीजिएगा, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो साइड के और क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 2a,
सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब देखिए ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है या वेरिएबल कोफिशिएंट। देखिए यहाँ वेरिएबल है और इस टाइप की इक्वेशन काची यूलर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें, जिसकी सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर इंटू हो, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स इंटू हो, थर्ड डेरिवेटिव के साथ एक्स क्यूब इंटू हो, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बोलते हैं काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखने से क्लियर हो गई कि काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x की जगह e पावर z पुट करते हैं। x इक्वल टू ई पावर z है ना, हर क्वेश्चन में जो भी काची यूलर इक्वेशन होगी उसमें यही पुट करेंगे, x इक्वल टू ई पावर z है ना। अगर यहाँ ax प्लस बी होता, x की जगह ax प्लस बी होता तो ax प्लस बी को ई पावर z मान लेते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू log x हो गया, दोनों तरफ log ले लो, तो x डी वाई अपान डी एक्स को डी वाई लिखेंगे है ना, x डी वाई अपान डी एक्स को डी वाई लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस वन इंटू वाई लिखेंगे, एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब को डी माइनस वन डी माइनस टू वाई लिखेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर d क्या हो गया, d अपान डी जेड, यानी कि अब x किस में चेंज हो गया, z में चेंज हो गया। ठीक है, तो काची यूलर इक्वेशन सबसे पहले पहचान जाइए कि काची यूलर इक्वेशन है, फिर x इक्वल टू ई पावर z पुट करिए। तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, डी वाई अपान, ये वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हुआ, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई डी माइनस वन वाई प्लस टू इंटू इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई माइनस 12 वाई इज इक्वल टू, अब इसको भी x को z में चेंज करना है, तो log x किसके बराबर हो गया, z के बराबर, और x क्यूब का मतलब हुआ e पावर 3z, पूरा अब z में कन्वर्ट हो गया, तो e पावर 3z इंटू z। फिर इसमें y कामन ले लो, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस 2d मिला के प्लस का d आ जाएगा माइनस 12 दिस इक्वल टू 0। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग CF और PI निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, इसमें d की जगह m रख देंगे और जीरो के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो, तो m प्लस 4 m माइनस 3 इसके इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू 3 और माइनस 4, तो CF इक्वल टू कंप्लीट, देखिए दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए फार्मूला क्या होता है, C1 ई पावर m1x प्लस C2 ई पावर m2x, इनमें किसी को भी m1 m2 मान लीजिए, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू हो गया C1 ई पावर m1 का मतलब ये है, तो 3x प्लस C2 ई पावर m2x, तो ई पावर m2x, ये m2 हो गया इंटू x की जगह z हो गया, क्योंकि अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन z में है ना, ये यहाँ d का मतलब है d अपान डी जेड। ठीक है, तो z लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जल्दी से x लिख दो आप। ठीक है, तो PI इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 12 है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 अपान दिस इंटू ये टर्म लिखा जाएगा, तो 1 अपान FD इंटू ये FZ का टर्म हो गया। इसके बाद क्या रूल है कि एक्सपोनेंशियल को फ्री करते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन इंटू में है तो इसको फ्री करेंगे, इसको बाहर कर दो है ना, डेरिवेटिव से फ्री करो इसको, लेकिन ऐसे नहीं फ्री होगा, एक पेनल्टी देनी होगी। क्या करना होगा, d की जगह d प्लस ए करना होगा, यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, तो d की जगह d प्लस 3 करना होगा, तो यहाँ पर d की जगह d प्लस 3 करो, तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 3 माइनस 12 है ना, तब इधर जाएगा ये है ना, ऐसे नहीं कि सीधा चला गया इधर जाएगा, तो बीच में टोल टैक्स देना होगा, पेनल्टी देनी होगी। क्या करना होगा, d की जगह d प्लस ए करना होगा है ना, d प्लस ए, तो हर जगह d की जगह d प्लस ए रख दो, चला गया इधर। अब इसका आप ब्रैकेट खोल दो, तो d स्क्वायर प्लस 9d है ना, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 प्लस d प्लस 3 माइनस 12, तो कितना हुआ, डी स्क्वायर और प्लस 6d प्लस d मिला के 7d हो गया, प्लस 9 प्लस 3 मिला के 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो d स्क्वायर प्लस 7d इंटू जेड आ गया। ठीक है, अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रूल क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रूल ये होता है कि इसमें जो भी सबसे कम पावर होगी, मान लीजिए कांस्टेंट टर्म होता प्लस 8 होता, तो 8 को कॉमन ले लेंगे, जो भी सबसे कम इसमें डिग्री का टर्म होगा वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ d स्क्वायर और 7d में किसकी पावर कम है, d की, तो 7d
पूरा पूरा टर्म कॉमन लेंगे, इसकी जगह 1 बनाएंगे, तो 7d कॉमन लिया, इसकी जगह 1 हो गया और ये हो जाएगा d²/7d। तो ये हमने इसको पहले लिख लिया, तो ये 1 + d²/7d, d से d कैंसिल, तो d/7 हो गया इंटू जेड। अब ये जो आपने कॉमन लिया इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो कितना हुआ d + d/7 की पावर -1 इंटू जेड। अब इसका एक्सपेंसन 1 + x की पावर -1 का होता है 1 - x + x² - x³ प्लस डॉट डॉट इंटू जेड हो गया। अब इस जेड से ब्रैकेट खोल दो, और d का मतलब है d/dz, तो जेड से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ जेड आ जाएगा -1/7 d ऑफ जेड, d का मतलब d/dz, इसका एक बार डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो d - 1/7 आ जाएगा। इसका 2 बार d² का मतलब हुआ इसका 2 बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे के सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, केवल क्या मिला z - 1/7 मिलेगा। कितना मिलेगा? z - 1/7। तो देखिए PI = हो गया e⁻3z तो था ही 1/7d, z - 1/7 आ गया। अब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये तो 7 इसके साथ हो गया e⁻3z/7, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो z²/2 - z/7 है ना, 1/7 इंटू जेड हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना हुआ 7 × 7 = 49 इंटू 2 98 हो गया, और ये हो जाएगा 7z² माइनस का 2z हो गया, या ना भी कॉमन लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा y = CF + PI, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो y = CF क्या निकाले थे, CF की वैल्यू आई थी c1e⁻3z + c2e⁻4z, PI की वैल्यू ये आई है। लेकिन आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें z थोड़ी था, z तो आपने माना था x = e⁻z, तो यानी z में आंसर नहीं चाहिए, x में चाहिए, तो रख दीजिए x = e⁻z। तो जहाँ x = e⁻z रख लीजिए, क्या था, सिंस x = क्या माना था e⁻z, तो z की वैल्यू क्या हो गई थी, z = log x, तो रख लीजिए वैल्यू x e⁻z की जगह x हो जाएगा, तो इसको e⁻z का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसका मतलब x³ हो गया। ये हो जाएगा e⁻z की होल पावर -4, तो इसका मतलब z की पावर -4 का x की पावर -4 का मतलब 1/x की पावर 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा x³/98, 7 इंटू जेड की जगह क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर -2 इंटू log x, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो CF PI निकालने के बाद कंप्लीट सोल्यूशन होता है y = CF + PI। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2b देखिए, क्वेश्चन नंबर 2b, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) = x³ इंटू sin x, हेंस प्रूव दैट दिस, है ना। पहले इसका लाप्लास निकालना है, उसी की हेल्प से ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 दिखानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ f(x) = कितना है, x³ इंटू साइन x, चाहे तो इसको t में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हम लोग जो फार्मूले पढ़े वो t में पढ़े, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग t को एज ए x ट्रीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ft = हो गया t³ इंटू साइन t, तो L(ft) = क्या हुआ, इसका लाप्लास ले लो, है ना। पहली चीज़ तो इसका लाप्लास पूछा है, तो L(ft) = L(t³ इंटू साइन t, तो L(t⁻n) इंटू ft का फार्मूला क्या होता है, L(t⁻n) इंटू ft, -1 की पावर n dn/ds की पावर n इंटू fs क्या होता है, fs होता है L(ft), इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। fs की जगह पे fs को हम लोग L(ft) कह सकते हैं, है ना, L(ft), ft का मतलब ये। तो देखिए n की वैल्यू 3 है, तो -1 की पावर 3 d3/ds की पावर 3 इंटू L(sin t), है ना, L(ft), इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। ये देखिए सामने फार्मूला है, किसी तरीके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हम सब पूरा बेसिक बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए fs की जगह पे L(ft) हो जाएगा, और ft की वैल्यू क्या है, ये ft हो गया। कंपेयर कर लो t⁻n इंटू ft से, तो ये ft हो गया t⁻n इंटू ft, तो sin t हो गया। अब -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा d3/s³ इंटू L(sin t) क्या होता है 1/s² + 1, है ना, क्योंकि L(sin at) फार्मूला होता है L(sin at) = कितना a/t
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू 1 रख लो तो एल ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 इंटू 2s, ठीक है। तो ये हो गया -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव कर लिया, यहाँ 3 था, 2 बचा। फिर एक बार डेरिवेटिव करो तो इसको देखिए माइनस माइनस प्लस 2 को बाहर कर लिया, डी अपॉन डी एस, एक बार डेरिवेटिव में डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसमें डिवीजन रूल लगा लो, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका फिर डेरिवेटिव 2s आ जाएगा। देखिए ऊपर पूरे में एस स्क्वायर प्लस 1 दो टर्म है, दोनों में एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो गया, कॉमन लेते ही ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो पावर में 3 बचेगा, है ना। अपान में पावर अपान की एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बचेगा, एक कॉमन लेने पर कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या बचा, होल स्क्वायर की बजाय पावर 1 बचा, तो एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस ये तो चला गया पूरा, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4s स्क्वायर आ गया, तो कितना हो गया 1 माइनस 3s स्क्वायर हुआ, 1 माइनस 3s स्क्वायर। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, देखिए ये अभी डी बाई डी एस लगा हुआ है, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर पावर 6 हो गया, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 इंटू माइनस 6s माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस 3s स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s, ठीक है। अब देखिए ऊपर पूरे में फिर में क्या कॉमन हो गया, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस बार कॉमन है, तो पावर 6 है, अब क्या बचेगा, पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर कॉमन लिया था तो एक पावर बचेगी, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 6s, तो कितना हो जाएगा -6s क्यूब माइनस का 6s आ जाएगा। और इसमें देखिए ये पूरा चला गया तो कितना हुआ 6s ये, तो 6s ये, और ये हो गया माइनस का 6s माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18s क्यूब आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए दिस इक्वल टू 2 इंटू कितना 18 से 6 माइनस हो गया 12s क्यूब माइनस का 12s अपन एस स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4। तो एल ऑफ एफ टी था, ये वैल्यू एल ऑफ एफ टी, और एफ टी को हम लोग एफ एक्स माना था, तो ठीक है एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। चूँकि आपसे पूछा था कि एल ऑफ एफ एक्स, है ना, तो हम टी के बजाय एक्स रखेंगे यहाँ पर, तो एल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हुआ, इसमें और कॉमन हो गया, एस और कॉमन हो गया, और 12 भी कॉमन हुआ, तो 24s इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4। तो एक तो ये निकालना था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, है ना, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, एक आंसर ये हुआ। दूसरा एक इंटीग्रल आपसे कहे थे कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, तो देखिए इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल तो एल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये निकला। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। एल ऑफ एफ टी का फार्मूला क्या होता है, एल ऑफ एफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है। अब टी की जगह अगर एक्स लिखना है तो हर जगह एक्स कर दो, यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स, हर जगह एक्स हो जाएगा। तो एल ऑफ एफ एक्स को क्या आप लिखोगे, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू, ये निकला ही था, पीछे हम लोग निकाले ही थे। अब देखिए जो प्रूफ करना है वहाँ एस की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है ना, एस की वैल्यू 1, ई पावर माइनस एक्स था, तो एस की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दें, एस की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमको ये इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर 1 पुट एस इक्वल टू 1, और एफ एक्स कितना था, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो रख दीजिए एफ एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू एस की वैल्यू 1 रखते ही 1 माइनस 1 मतलब ये 0 हो गया। तो ये इंटीग्रल हम लोग किसकी हेल्प से निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इंटीग्रल निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2C। क्वेश्चन नंबर 2C क्या कहा है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/1.2.3 प्लस एक्स अपॉन 4 5 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 7 8 9 प्लस डॉट। इसको टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो एफ एक्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये सीरीज़ दे रखे हैं, इसका हम लोग nth टर्म निकालते हैं un। तो un इक्वल टू, देखिए un इक्वल टू
पहले में यानी n इक्वल टू 1 रख लें तो यह आ जाए, 2 रखने पर ये, 3 रखने पर ये, ठीक है। इसका मतलब कि x की पावर n-1, देखिए x की पावर लगातार बढ़ रही, तो x की पावर n-1, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हुआ, n ये पहला हो गया। x इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा टर्म मिलना चाहिए, तो 2 - 1 x की पावर 1 हो गया, 3 रखने पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की पावर n-1 आ गया। फिर अपान में देखिए 1, 4, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 टर्म है, un में भी 3 टर्म आएंगे। तो देखिए एक तरीके से इसका nth टर्म निकालना है और सीरीज आपकी बन रही है कौन सी, gp। इस यहाँ पे 1 है, ये 3 है, 7 है, तो nth पे क्या होगा, तो 1, 3, 7 है ना, 1, 3, 7, तो इसका nth टर्म क्या होगा। तो देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, 147, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कितने का डिफरेंस है, 3 का, 1 + 3 ऐड करोगे होगा, फिर 3 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे तो आगे। तो ये AP सीरीज बन रही, AP सीरीज का nth टर्म क्या होता है, Tn = a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1 + n का मतलब nth टर्म तो निकालना ही है, तो n-1 × d, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हुआ, 3, ये d हो गया। तो कितना हुआ, 1 + ये हो जाएगा 3n - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3n - 3, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 3n - 2, है ना, 3n - 2 आ जाएगा, 3n - 2। हाँ, तो इसका nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म आ गया 3n - 2, यानी कि पहला वाला जो टर्म मिलेगा वो 3n - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3n - 2, उसके बाद अगले में क्या होता है, इसी में एक जुड़ जाता है, तो इसी में एक जोड़ दो तो 3n - 2 + 1, तो 3n - 1 हो जाएगा। अगले वाले में फिर इसमें एक जोड़ दो तो 3n आ जाएगा। तो ये un की वैल्यू हो गई। n = 1 रखने पर पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखने पर दूसरा, 3 रखने पर तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए un + 1 चाहिए, तो un + 1, n की जगह n + 1 रख लो, है ना, n की जगह पे n + 1 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, xn आ जाएगा अपान 3, n की जगह n + 1, तो 3n + 3 - 2, तो 3n + 1 आ जाएगा। फिर इसमें एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 3n + 2, फिर इसमें एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 3n + 3, तो un + 1 आ गया। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, un + 1, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un की वैल्यू ये हो गई, और un की वैल्यू ये वाली हो गई, और un + 1 अपान में है, इंटू में लिखना है तो इसको पलट के लिख लेंगे रिवर्स करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो देखिए x की पावर n, x की पावर n कैंसिल, यहाँ x की पावर -1 बचेगा, अपान में 1/x आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें हर जगह से n कॉमन ले लो, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, तो हम n को 1/n का फॉर्म बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हर जगह से n कॉमन ले लो, तो कितना हुआ, n³, ये हो जाएगा आपका 3 + 1/n, अगला 3 + 2/n, फिर नेक्स्ट 3 + 3/n। इसी तरीके नीचे से n तो है ही है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ n और कॉमन ले लो, तो ये n मिला के n³ हो गया, तो हो गया 3 - 2/n, और हो जाएगा 3 - 1/n × 3, ठीक है। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रख लो, तो 1/∞ 0, ये हो जाएगा 3, 1/∞ 0, तो इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, तो 3 × 3 × 3 अपान में ये 3 × 3 × 3, तो कैंसिल हो गया, यानी फाइनली ये चीज़ 1 आ जाएगी, 1/x आ गया फाइनली। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रखने पर 1/x आ गया। तो बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या फार्मूला होता है, सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट फॉर, ये जो वैल्यू निकली है ना, ये इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो un कन्वर्जेंट होता है, तो 1/x इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन x, या x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। फिर सिग्मा un इज़ डाइवर्जेंट फॉर, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाती है, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा इससे। फिर टेस्ट फेल व्हेन 1/, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है x = 1 के लिए। तो x = 1 के लिए फिर कैसे निकालते हैं, सो फॉर x = 1 वी हैव un की वैल्यू, फिर से देखो x = 1 के लिए x की वैल्यू 1 इसमें रख लो, तो 1/3n - 2, 3n - 1, 3n ऐसा आ जाएगा। तो un की वैल्यू आ गई हमारी, un =
ये आ गई। अब देखिए इसमें n क्यूब कामन ले लो, इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा के फिर पी सीरीज टेस्ट लगा के इसको चेक कर लेंगे x=1 के लिए। तो देखिए यहाँ n क्यूब कामन ले लो डिनोमिनेटर से, तो यहाँ और यहाँ n और कामन ले लो तो n क्यूब हो जाएगा फाइनली। तो ये क्या हुआ 3 - 2/n 3 - 1/n और ये 3 आ गया। ठीक है, 1/n क्यूब इंटू इसको अलग करके ऐसे लिख लो। ठीक है, इंटू में अब देखिए इसको हम लोग Vn मान लेते हैं। देखिए इसको Vn मान लेते हैं, तो लेट Vn = 1/n क्यूब। अब निकालो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/Vn। ये un की वैल्यू है, ये वैल्यू चल रही है un की, तो un/Vn करोगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो केवल ये बचेगा। सो 1/3 - 2/n और 3 - 1/1 इंटू 3। तो ये कितना हुआ, n = इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 ये 0, मतलब 3 × 3 × 3 27 हो गया। अब ये क्या आना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर है ना, जीरो ना आए और फाइनाइट नंबर हो। ठीक है, और यूनिक नंबर हो, नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर आना चाहिए। तो आ गया नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that by comparison test सिग्मा un एंड सिग्मा vn, ये जो un है और vn दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों का नेचर सेम हो जाएगा, आर alike, दैट मीन्स आइदर बोथ कन्वर्जेंट आर बोथ डाइवर्जेंट। तो बाई पी सीरीज टेस्ट सिग्मा vn = सिग्मा vn की वैल्यू क्या है, vn की वैल्यू यहाँ रखो तो 1/n क्यूब। अब यहाँ सिग्मा n की पावर p की वैल्यू क्या है, ये p की वैल्यू है, p की वैल्यू क्या है 3 इज़ कन्वर्जेंट एज p = 3 इज़ ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर n की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से कम है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ 1 से ज़्यादा इसलिए कन्वर्जेंट हो गया, किससे, पी सीरीज टेस्ट से। तो अगर देखिए un को आपने बता दिया, un को बता दिया कि कन्वर्जेंट, और ये कह रहा है कि दोनों सेम नेचर की होंगी, इसका मतलब un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो x=1 के लिए क्या आ गया, x=1 के लिए सिग्मा un भी कन्वर्जेंट हो गया, x=1 के लिए सिग्मा un भी कन्वर्जेंट आ गया। तो अब समराइज करके लिख लो, तो दस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन 1। देखिए x=1 के लिए अभी आपने ये कन्वर्जेंट दिखाया ही है, और इसके पहले दिखा चुके हो कि x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये सारी कंडीशंस को एक साथ कंपाइल करके हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2D। सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई, एफ जेड की वैल्यू जब जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू है, और जेड इक्वल टू 0 पर 0 आ रही है, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन इवन दो इट सेटिस्फाइज द काची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन। ओरिजिन पर काची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एफ जेड इक्वल टू, पहले u प्लस इससे u और v की वैल्यू निकाल लो। तो एफ जेड इक्वल टू ये दे रखे हैं, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आई वी है ना, w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। क्या होती है, w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। तो एफ जेड की जगह u प्लस आई वी लिख सकते हैं। इसमें रियल पार्ट अलग कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y पावर 5 अपान दिस, और प्लस i इंटू वाई की पावर 6 हो जाएगा इस बार ये। ठीक है, तो अब u कंपेयर कर लो, तो ये वैल्यू u की हो जाएगी और ये वैल्यू v की हो जाएगी। सो u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। सो u(x, y) इज इक्वल टू दिस, v(x, y) इज इक्वल टू दिस। सो एट ओरिजिन, पहले तो कहा कि ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग देखते हैं सी आर इक्वेशन निकाल लेते हैं ओरिजिन पर, तो डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं एट ओरिजिन। सो देखिए ओरिजिन पर एक तो सी आर इक्वेशन मान लीजिए डेल यू अपान डेल एक्स हम इससे निकालें, तो अपान में हमेशा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 का होल स्क्वायर बना रहेगा। 0 0 पर अपान में 0 आ रहा होगा, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से फिर डेल यू अपान डेल एक्स निकालेंगे, क्योंकि इससे डेल यू अपान डेल एक्स निकालेंगे और ओरिजिन रखेंगे तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेल यू अपान डेल एक्स निकाल के देखते हैं। तो डेल यू अपान डेल एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 u, इसमें केवल चूँकि 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 प्लस एच कामा केवल चेंज होगा किसमें, एक्स में चेंज होगा। तो एक्स कामा वाई होता है, तो वाई में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा
जीरो माइनस यू जीरो कामा जीरो अपान एच, ये फार्मूला हो गया डेल यू अपान डेल एक्स का, ठीक है। डेल यू अपान डेल एक्स किस पॉइंट पर, 0 0 पर, 0 0 पर। तो अगर ए कामा बी पर होता तो क्या हो जाता है, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच कामा बी माइनस यू ए बी अपान एच, ऐसा हो जाता है। तो 0 0 पर है तो ए बी ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यू एच 0 प्लस एच का मतलब एच कामा 0, यू एच कामा 0 की वैल्यू यहाँ से निकालो, यू एच कामा 0 की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो एक्स की वैल्यू एच और वाई की वैल्यू 0 रखो, तो ये एच की पावर 4 इंटू 0, वाई एच की पावर 4 इंटू 0 अपान एच की पावर 6 प्लस 0, एच की पावर 6 प्लस 0 माइनस यू एक्स कामा वाई किसकी वैल्यू है 0, क्योंकि z इक्वल टू 0 पर यानी ओरिजिन पर ये 0 है, एफ जेड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब u प्लस आई वी की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0 है ना। तो इसका मतलब u की वैल्यू भी 0 और v की भी वैल्यू 0 है। जैसे एफ जेड इक्वल टू 0 है, एफ जेड इक्वल टू 0 है कहाँ पर, ओरिजिन पर, z इक्वल टू 0 पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू वी, आई इंटू 0। इसका मतलब हुआ कि u की वैल्यू भी 0 है और v की वैल्यू भी 0 है ओरिजिन पर, ठीक है। तो u कामा 0 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 अपान h, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 0 अपान कुछ भी होगा, 0 अपान मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू है तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 और 0 अपान एच आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली 0 हो गया, लिमिट रखने के पहले ही पूरी चीज़ 0 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब 0 हो गया। इसी तरीके से डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे तो इस बार किस में चेंज होगा, वाई में चेंज होगा। तो एक्स एज इट इज़ है, वाई में इसमें 0 प्लस के हो जाएगा माइनस यू 0 कामा 0 अपान के, ठीक है। और के टेंडिंग टू 0 किया इसमें, तो लिमिट के टेंडिंग टू 0 और इसमें वाई की वैल्यू के रख लो और x की वैल्यू 0, तो 0 इंटू के की पावर 5 अपान 0 प्लस के की पावर 10 माइनस 0। तो 0 के साथ इंटू है तो ये पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 अपान के। अब 0 अपान के 0 हो गया, बिना लिमिट रखे हुए यही वैल्यू आपकी 0 आ गई। उसके बाद हम लिमिट रखेंगे के की वैल्यू 0, तो आपका ये फाइनली 0 आ गया। इसी तरीके डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू, अब यही काम v वाले में कर लो। तो v 0 डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 प्लस एच कामा 0 माइनस वी 0 0 अपान एच, ठीक है। ये वी एच कामा 0 हुआ। अब इसकी वैल्यू ये है यानी x की वैल्यू 0, वी एच कामा 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x की वैल्यू h, y की जगह 0 रख लो। तो h की पावर 3 इंटू 0, h की पावर 3 इंटू 0 अपान 0 h की पावर 6 प्लस 0, h की पावर 6 प्लस 0। तो 0 इंटू में है, इसका मतलब ये पूरा 0, 0 माइनस 0 मतलब न्यूमरेटर पूरा 0 अपान h। तो 0 अपान h मतलब 0, अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, ये पूरा 0 हो गया। अब लिमिट रखो h की वैल्यू 0, तो फाइनली ये 0 आ गया, ठीक है। फिर डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू के टेंडिंग टू 0, v इस बार y में चेंज होगा, 0 प्लस के माइनस वी 0 0 अपान के। सो दिस इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका इस बार y की वैल्यू रखोगे यहाँ पर के। तो 0 इंटू के अपान 0 प्लस के की पावर 10, 0 प्लस के की पावर 10। तो 0 इंटू में है इसलिए पूरा 0 आ गया, 0 माइनस 0 अपान के, ये भी पूरा 0। उसके बाद लिमिट रखोगे तो फाइनली आपका 0 आ गया। तो ओरिजिन पर तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। क्योंकि सारी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रहा है, सी आर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब ये दिखाना है कि ओरिजिन पर ये एनालिटिक नहीं है ना, ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या दिखाते हैं हम लोग, एनालिटिक का मतलब होता है कि वो डिफरेंशिएबल हो, वहाँ पर एफ डैश ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ डैश ए की वैल्यू अगर किसी भी पाथ पर, मान लीजिए किसी पॉइंट पर चेक करते हैं उसकी डिफरेंशिबिलिटी, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है, तो पाथ कोई भी यूज करें, चाहे ये पाथ यूज करें या इस तरीके से कोई भी पाथ यूज करके हम लोग यहाँ पर एफ डैश ए की वैल्यू निकालें तो वो सेम आनी चाहिए, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो 0 पर वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एफ डैश 0 पर डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं, 0 पर
पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो एफ डैश जीरो, एफ डैश ए इक्वल टू होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, है ना। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए। मान लीजिए जेड पर आपको ए पर चेक करना है, ठीक है, और जेड यहाँ पर कोई पॉइंट है, जेड को हम ए की तरफ ला रहे हैं, जेड पॉइंट है, जेड टेंडिंग टू ए, मतलब ये डिस्टेंस जीरो कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जीरो कर रहे हैं, तो जेड टेंडिंग टू ए ला रहे हैं, जेड टेंडिंग टू ए। तो तब आपका ये जो एफ डैश जेड है वो एफ डैश ए हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया है कि एफ डैश ए को लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू ए और एफ ए प्लस जेड माइनस एफ ए अपान जेड, ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, है ना। तो अब देखिए किस पर चेक करना है, ओरिजिन पर। तो ए की जगह जीरो रख लो, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, जेड टेंडिंग ए की जगह जीरो रख लो, तो एफ जीरो प्लस जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड, और ये क्या हुआ आपका एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखे हैं, एफ जेड की वैल्यू ये देखिए, एफ जेड की वैल्यू है जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो तो एफ जेड की वैल्यू ये है, ठीक है। तो देखिए ये एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर जेड की वैल्यू जीरो थोड़ी ना है, इस पॉइंट पर यहाँ पर जेड की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड प्लस जीरो लिखा हुआ है, यानी ए प्लस जेड लिखा है। तो ये एफ जेड की वैल्यू ये हो गई, एफ जेड की वैल्यू रख लिया यहाँ पर, एफ जेड की वैल्यू रख लिया ये, माइनस एफ जीरो का मतलब हुआ जेड इक्वल टू जीरो पर एफ जेड की वैल्यू, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या दी है, जीरो, एफ जीरो की वैल्यू दे रखे हैं जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई अपान जेड, फार्मूले वाला जेड, ठीक। अब जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो ये तो जीरो है अपान में, ये तो माइनस में जीरो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई रखिए, तो ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब वाई पावर 5 अपान एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10, ठीक है, ये हो गया एफ डैश जेड की वैल्यू। अब वही काम करते हैं हम लोग, अलग अलग पाथ लेके एफ डैश जेड की वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो उसकी वैल्यू सेम आती है तब वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ओरिजिन पर निकाल रहे हैं हम लोग, ये पाथ यूज करते हैं, इस पाथ से आते हैं, मान लीजिए जेड यहाँ पर है तो ये पाथ यूज करते हैं, y इक्वल टू एक्स, एक बार y इक्वल टू एक्स यूज करते हैं। तो देखते हैं इस पाथ से क्या होता है, तो y इक्वल टू एक्स रख लीजिए, तो एफ डैश जेड इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू एक्स है तो क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता ही है, तो y इक्वल टू एक्स रख रहे हैं, तो y की जगह x रख लो, तो x प्लस आई एक्स हो गया, x कॉमन हो गया, 1 प्लस आई। अगर z टेंडिंग टू जीरो है तो z किसके बराबर है, 1 प्लस आई इंटू एक्स के बराबर है, टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब x टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो z टेंडिंग टू जीरो को आप x टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद y की जगह x रख लो, तो ये x की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5 अपान एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 10 हो गया, तो कितना हुआ, x टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा आपका, देखिए x की पावर 6 कॉमन ले लीजिए और ये आपका x की पावर 8 हो गया, तो x की पावर 6 और 8, x की पावर 6 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब x की वैल्यू जीरो रख लो, तो जीरो अपान जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो आ गया, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू तो जीरो हो गई। अब अलोंग द कर्व y यानी इसको हम चाहते हैं कि ये x की पावर 6 बन जाए ताकि दोनों सेम हो जाए, है ना। तो हमने y की पावर 10 को x की पावर 6, इसका मतलब y इज इक्वल टू x की पावर 6 अपान 10, 6 अपान 10 का मतलब 3 अपान 5, y इज इक्वल टू 3 अपान 5, ये वाला कर्व यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला कर्व यूज करते हैं। तो कोई दूसरे कर्व से आते हैं जो दे रखे हैं क्वेश्चन, है ना, उस पाथ से आते हैं, तो देखिए उससे क्या वैल्यू आ जाती है, उससे वैल्यू क्या आ जाती है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड, अभी यहाँ इस बार फिर जब y टेंडिंग टू y इज इक्वल टू ये रखेंगे तो इससे भी फिर z टेंडिंग टू जीरो वो x टेंडिंग टू जीरो दे देगा, है ना। तो एक्स क्यूब इंटू वाई की जगह वैल्यू रख लो, y की जगह वैल्यू रखना है ये, y की जगह ये रखना है, तो x की पावर 3/2 की होल 3/5 की पावर होल पावर 5, ठीक है, अपान x की पावर 6, और ये भी आपका x की पावर 6 बन जाएगा क्योंकि ये पाथ यूज कर रहे हैं, y की पावर 10 की जगह x की पावर 6। तो कितना हुआ, देखिए पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 अपान 2x की पावर 6, तो x की पावर 6 कैंसिल, x टेंडिंग टू जीरो रखिए तो 1/2 आ गया। देखिए इस एक
एक पाथ से आए तो 0 आ गया, एक पाथ से आ गया तो 1/2 आ गया। अब और पाथ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दो अलग अलग आ गई वैल्यू, इसका मतलब f'0 डिपेंड्स अपॉन द पाथ एट ओरिजिन, है ना। f'0 डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इसका मतलब क्या हुआ कि f' इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक के लिए डिफरेंशिएबिलिटी ज़रूरी है ना। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना, किसी पॉइंट पर यानी ओरिजिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए एनालिटिक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब f' इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन हो गया। तो f' इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन पर ये एनालिटिक नहीं है। हेंस क्या शो करना था कि f' इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन बट सेटिस्फाइज CR इक्वेशन, है ना। CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ओरिजिन पर वो एनालिटिक नहीं है। यही शो करना था ना, इस क्वेश्चन में यही शो करना था कि ये जो फंक्शन दिया है ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है बट CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार AKTU में पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 2E पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2E, यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर C इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस एट 3 ± i -2 ± i। इसका मतलब 4 पॉइंट है यहाँ पर, एक 3, 1 और 3, -1 -2, 1 -2, -1, ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है। उसके एक रेक्टेंगल जो बन रहा है उसके ये 4 पॉइंट हो गए और जिनके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। तो चलिए रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के ये चारों पॉइंट बना लो। ये पहला 3, 1, तो 3, 1 ये पॉइंट हो गया, z = 3 + i, 3, -1 ये पॉइंट हुआ 3 - i, फिर z = -2 + 1, तो इधर आएंगे -2 और +1, ये हो गया -2 + 1, -2 और -i, है ना। ये -2 - i हो गया, -2 - 1 इतनी 1 डिस्टेंस है। और इन चारों पॉइंट को मिला दो तो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। एरो लगा सकते हैं। अब देखिए हियर fz = ये वैल्यू आपकी fz हो गई, fz = sin 2z अपान z + 3z + 1 का होल स्क्वायर। इसके पोल्स निकालते हैं तो इनको 0 यानी कि जहाँ पर fz की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है वो उसका पोल कहलाता है। तो एक तो z = -3 पर इन्फाइनाइट है और z = -1 पर, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब z = -1 इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये उसका ऑर्डर कहलाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2, एंड z = -3 इज़ द सिंपल पोल। अब देख लेते हैं कि ये जो पोल है ये रीजन में कहाँ पर लाइज करते हैं। सो z = -3, z = -3 कहाँ पर आएगा, z = 1 2 3, z = -3 ये हो गया, और z = -1, z = -1 कहाँ पर आएगा, ये। यानी ये जो दो पोल हैं उनमें से एक पोल इस रेक्टेंगल के अंदर है और एक पोल बाहर है। तो बाहर वाले से हमें मतलब नहीं होता है, हमें जो इसके अंदर है उसी की ज़रूरत होगी। तो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, fa = 1/2 पाई, चाहे इसको काची रेसिड्यू थ्योरम से लगा लो या काची इंटीग्रल फार्मूला से लगा लीजिए, दोनों से लग जाएगा। तो fa = 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर C fz/z - a × dz, ये फार्मूला होता है fa का। fn f' डबल डैश है, ट्रिपल डैश है, इस तरीके से fn निकालोगे तो n फैक्टोरियल अपान 2 पाई इंटीग्रल ओवर C fz/z - a होल पावर n + 1 × a। इसी को a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका -1/z - a का होल स्क्वायर इंटू -1, तो -1 + 1 हो गया, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए डैश में n की जगह 1 रखोगे तो स्क्वायर आ गया, है ना। तो nth वाला ये आ जाता है, nth वाला fn = ये हो गया। तो इंटीग्रल ओवर C, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर C fz/z - a होल पावर n + 1 dz = 2 पाई अपान n फैक्टोरियल इंटू fna, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है
पुट n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू अगर 1 रख लें तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ डैश ए इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ डैश ए को लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड एफ जेड इस ये एफ डैश जेड हो जाएगा और फिर जेड इक्वल टू ए रख लेना है, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यही वाला रिजल्ट आगे यूज करने वाले हैं। तो हियर जेड इक्वल टू -1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 विच लाइज इनसाइड सी। ठीक है, जो इनसाइड सी है उसी से मतलब होता है, जो आउटसाइड है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाई काची इंटीग्रल बाई एक्सटेंशन ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इंटीग्रल थ्योरम, तो क्या होता है इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर सी वन एफ जेड डी जेड। सी और सी वन क्या है, सी इसकी बाउंड्री है जो ये दे रखे हैं बाउंड्री, बड़ी बाउंड्री जो दे रखे हैं वो सी है, और जो पोल्स हैं जो उसके अंदर लाइज पोल्स लाइज करते हैं उसको एक को C1 और लाइज करेगा तो C2 C3, तो एक ही इसके अंदर लाइज कर रहा है तो उसकी बाउंड्री C1, एक छोटा सा सर्किल खींचेंगे उसकी बाउंड्री C1 होगी। तो ये बाई एक्सटेंशन ऑफ काची थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड, अगर और होता तो प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड, एक और होता तो इंटीग्रल ओवर C3 एफ जेड डी जेड, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ एक ही है तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड। अब एफ जेड डी जेड की वैल्यू रख लीजिए दोनों साइड। अब क्या करना है, ये C1 किस पोल के लिए है, Z+1 के लिए है, तो इसमें Z+1 को केवल अपान में रखेंगे, बाकी न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो ये वाला टर्म Z+3 को न्यूमरेटर में भेज दिया, ये आपका FZ बनेगा। अब क्वेश्चन के लिए आपका जो फार्मूला काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करोगे, काची इंटीग्रल फार्मूला किस तरीके का होना चाहिए, FZ अपान Z माइनस ए होल स्क्वायर अपान में Z माइनस ए होल स्क्वायर, तो Z+a होल स्क्वायर, बाकी जो कुछ होगा सब वो FZ बन जाएगा। बाकी सब उस न्यूमरेटर में करेंगे, Z+3 को न्यूमरेटर में करेंगे तो वो FZ बनेगा। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला भी आपने देखा है कि 2 पाई आई इंटू डी अपॉन डी जेड एफ जेड जेड इक्वल टू ए, तो हो जाएगा 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आई इंटू डी अपॉन डी जेड, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ जेड डी अपॉन डी जेड एफ जेड और जेड इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हुआ 2 पाई आई इंटू एफ जेड की वैल्यू है sin 2z, एफ जेड की वैल्यू क्या है sin 2z अपॉन Z+3, तो इसका डेरिवेटिव कर लो तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 cos 2z माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और फिर Z इक्वल टू -1 रख लो। अब इसमें Z की जगह -1 रख लो, तो 2 पाई आई इंटू Z की जगह -1 रखा तो ये आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 और ये भी 2 है, और ये हो जाएगा cos Z की जगह -1, तो cos -2 हुआ माइनस साइन और Z की जगह -1 तो साइन -2 आ गया, और अपान में क्या हुआ Z की जगह -1, तो ये आएगा 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया। तो ये कितना हुआ, इस 4 से इसको कैंसिल करो तो पाई आई अपान 2 आ गया, और ये 2 इंटू मिल के 4 और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है तो cos 2 हो गया, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो प्लस साइन 2 आ गया, 4 cos 2 प्लस साइन 2। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसका सेक्शन सी है ना, पेपर कोड BAS 203 2022-23 का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका सेक्शन सी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, उसमें हम लोग सॉल्व कर लिए होंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा तो वहाँ पर सेक्शन सी की लिंक आपको मिलेगी, और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप वहाँ टॉपिक वाइज दिए हुए हैं देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।